नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मेरठ से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ अब प्राधिकरण का अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान अवैध निर्माण चिन्हीकरण करने के बाद टीमें बनाकर वहां भेजी गई हैं और 19 मई तक अपने इलाकों के अवैध निर्माण इन टीमों को बताने होंगे। और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर 19 मई के बाद कोई भी नया अवैध निर्माण मिला तो अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता और मैट अनुचर की टीमें गठित की गई हैं और ये तमाम टीमें अब चिन्हित करेंगी और अतिक्रमण को रोकने के लिए जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही आला कमान की तरफ से आदेश है कि 19 मई के बाद कोई भी अवैध निर्माण, अगर नया अवैध निर्माण मिलता है तो उस पर अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। नए अवैध निर्माण मिलने पर अब सीधे अफसरों पर गाज गिरेगी, क्योंकि 4 टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं और इसी के साथ ही ये तमाम जो टीमें हैं अपने अपने इलाके में चिन्हित करेंगी अवैध निर्माण को और उसके बाद उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। और इसके बाद एक समय सीमा निर्धारित की गई है, 19 मई तक के लिए इन्हें ये कार्रवाई करनी होगी। और अगर 19 मई के बाद कोई ऐसा अवैध निर्माण नया मिलता है तो अफसरों पर, जिस भी इलाके या जिस भी क्षेत्र में वो अवैध निर्माण मिला है, तो उसी क्षेत्र के अफसर पर गाज गिर सकती है, उस पर कार्रवाई होगी। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और उनकी लेटी हुई प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। इस दौरान पूरा मंदिर बुद्ध धर्म के मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री से भी भेंट की और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सुबह ही पीएम मोदी नेपाल के लुम्बिनी भी पहुंचे थे, जहां नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया था। और वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में तीसरे और अंतिम दिन का सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है और आज कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिला है और वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया। शिवलिंग मिलने के दावे के साथ साथ हिंदू पक्ष अब कोर्ट पहुंच गया है और इस पर वाराणसी की अदालत ने उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर देने का आदेश दिया। इसी बीच इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में हुआ उसे दोहराया जा रहा है। यह आदेश मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। यह 1991 के एक्ट का उल्लंघन है और मेरी आशंका यही थी और यह सच हो गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि मुझे लगता था कि ओवैसी साहब को कानून का ज्ञान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि देश तुष्टीकरण से नहीं, कानून से चलता है। मस्जिद के बारे में फैसला कोर्ट को करना है और ये सब जानते हैं कि औरंगजेब आक्रांता था और उसके कृत्य के निशान सभी जगह हैं। तो वहीं अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाली एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं अब ऐसे कई मामले हैं जिन्हें लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शरद पवार और अरविंद केजरीवाल को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कार्रवाई करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में कभी सोशल मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी का दर्जा देने वाले विपक्ष के ये तमाम नेता आज जब खुद सत्ता में हैं तो लोगों की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के सरकार में मुख्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर एक टिप्पणी के चलते पिछले हफ्ते ही एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सोशल मीडिया यूजर को उसकी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने यहाँ विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की मांग के चैंपियन रहे सियासी दल और उन राजनीतिक नायक ही आज इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन बैठे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने यहाँ ये भी कहा कि ये पोस्ट शरद पवार ने नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी प्रमुख के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी प्रवक्ता को थप्पड़ मारने वाले एक वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद आई है। इससे पहले शनिवार को मराठी अभिनेत्री केतकी चितले और एक छात्र निखिल भामरे को पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं इस बीच दिल्ली के मुंडका स्टेशन के 4 मंजिला इमारत में चल रही फैक्ट्री में लगी आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी हादसे में 27 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 30 से ज्यादा लोग अभी भी इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। ये भयानक हादसा एक बिल्डिंग में आग लगने के दौरान हुआ। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया हुआ था और जबकि बिल्डिंग में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम करते थे। ऐसे में अब इस हादसे को लेकर चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली में चल रही उन तमाम फैक्ट्रियों को लेकर चिंता जाहिर की है जिसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा, या फिर कई बार छोटी फैक्ट्री यूनिटी को फायर एनओसी लेने के लिए कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर अब सीटीआई जल्दी ही दिल्ली में चल रही ऐसी तमाम फैक्ट्रियों को लेकर एसोसिएशन से चर्चा करेगी, जिसमें फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट से मुलाकात कर फायर सेफ्टी के इंतजाम करवाए जाएंगे। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और महासचिव विष्णु भार्गव का कहना है कि मुंडका की फैक्ट्री में लगी आग बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी भयावह हादसे के बाद अब दिल्ली की उन तमाम फैक्ट्रियों और व्यापारियों के लिए चिंता बढ़ गई है जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में इसको लेकर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीटीआई महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज ने बताया है कि दिल्ली में बहुत सी फैक्ट्रियों में फायर डिपार्टमेंट सी एनओसी नहीं होती, जो कि बहुत जरूरी है, विशेषकर छोटी फैक्ट्री यूनिटों में जहां फायर एनओसी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी बीच रुक करेंगे संभल का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में सीडीओ के निरीक्षण में एक पोल खुली है, जहां पर आपको बता दें कि मनरेगा के कार्य में चल रही लापरवाही को लेकर यह पोल खुली है, जहां सीडीओ ने निरीक्षण किया और संभल से मामला सामने आया है, जहां पर विकास खंड के 29 गांव में मनरेगा का काम नहीं हो रहा है। सीडीओ के निरीक्षण में सामने आया है कि करीब 29 गांव ऐसे हैं जहां मनरेगा के प्रति जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और रोजगार के प्रति ग्राम पंचायत सचिव बने लापरवाह। सीडीओ ने यहाँ सभी सचिवों को वेतन काटने के निर्देश दे दिए हैं और संभल के राजपुरा विकास खंड का यह पूरा मामला है, जहां पर करीब 29 गांव ऐसे आते हैं जहां पर मनरेगा का काम नहीं किया जा रहा। साथ ही तमाम लापरवाहियों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के वेतन काटने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है और ये आदेश सुना दिया गया है। संभल से खबर सामने आई है जहां पर सीडीओ की कार्रवाई हुई और निरीक्षण के दौरान सीडीओ यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाया कि मनरेगा के तहत कार्य नहीं किए जा रहे। कुल 29 गांव ऐसे हैं जहां पर मनरेगा को लेकर चल रहे कार्य को रोक दिया गया, वहां पर मनरेगा के कार्य नहीं किए जा रहे। विकासखंड के ऐसे 29 गांव सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रोजगार के प्रति भी ग्राम पंचायत सचिव लापरवाह बन बैठे हैं, जिनकी लापरवाही को देखते हुए सीडीओ ने सभी सचिवों का वेतन काटने के निर्देश दे दिए हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ राजधानी दिल्ली में एमसीडी की ओर से की जा रही अवैध अतिक्रमण को लेकर अब बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के सभी विधायक पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है वो सही नहीं है और अगर कार्रवाई जारी रहती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानें और मकानों पर बुलडोजर चल सकता है, जो कि आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम ने आगे ये भी कहा कि हम बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एमसीडी दिल्ली में कई जगह पर बुलडोजर चला रही है और आने वाले दिनों में भी कई महीनों तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से दिल्ली बनी हुई है उसमें 80% से ज्यादा अवैध या एनक्रोच है। ऐसे में क्या 80% दिल्ली को एमसीडी तोड़ देगी, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देगी? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कई बार लोग अपने कागज दिखा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके उनके दुकान या घरों पर एमसीडी बुलडोजर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख लोग रहते हैं और झोपड़ियों में 10 लाख लोग रहते हैं, तो क्या इन सभी लोगों को एमसीडी बेघर कर देगी? इन सभी घरों को क्या तोड़ दिया जाएगा? दिल्ली में लाखों लोग हैं जो कच्ची कॉलोनी और झोपड़ियों में रहते हैं। आपको बता दें कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा विध्वंस होगा, जबकि बीजेपी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। और राजस्थान से खबर सामने आई है, जहां उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। इस पूजा अर्चना के बाद उन्होंने पुल की आधारशिला रखी और इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राहुल गांधी ने लोगों को बधाई भी दी और सूत्रों का बताना है कि चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी की यात्रा एक मजबूत राजनीतिक संदेश देती नजर आई। साथ ही कांग्रेस की चिंताओं को भी उजागर करती है, क्योंकि गुजरात में आप ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में आदिवासी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की आदिवासी बहुल सीटों पर बीटीपी के उदय के बाद अब 2018 के राजस्थान विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। 2018 के चुनाव में बीटीपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। खबर खेल जगत से जुड़ी है, जहां आईपीएल 2022 के 64वें मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को मात दे दी। दिल्ली ने यह मैच 17 रनों से अपने नाम पर किया है और आपको ये बता दें कि ये मुकाबला प्लेऑफ की रेस को देखते हुए दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहम रहा है। दिल्ली ने मौके पर चौका लगा दिया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने बोर्ड 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम ने सिर्फ 142 ही रन बनाए और इसके साथ ही पंजाब की टीम प्लेऑफ से लगभग बाहर हो गई है। और राजस्थान में ड्रग्स का कारोबार पनपता जा रहा है। प्रदेश में आए दिन ड्रग्स पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ताजा मामला सामने आया है विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी पुष्कर से, जहां रविवार की रात को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस शख्स को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने आरोपी से भारतीय डाक की पार्सल सेवा के जरिए अमेरिका भेजी जा रही केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स बरामद की है। करीब 590 ग्राम ड्रग्स की बाजार में कीमत 2.95 करोड़ है। पार्टियों में युवतियों को पेय पदार्थों में मिलाकर ये ड्रग्स पिलाने के बाद नशे की हालत में रेप करने के मामले भी सामने आ चुके हैं और ये ड्रग्स मामले में अब पुलिस ने पुष्कर के करीब 67 वर्षीय सूर्य प्रकाश और सोनू गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ करने में जुटी है कि इतनी ड्रग्स उसके पास आखिर कहां से आई, अमेरिका कैसे भेजी जा रही थी। पुलिस ये भी पता लगाएगी कि पहले भी इस तरह के पार्सल के जरिए उसने कहां-कहां और किस-किस को ड्रग्स भेजी है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि डाक पार्सल के जरिए ड्रग्स अमेरिका भेजा जा रहा है। इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर अहमदाबाद में इस पार्सल को ट्रेस कर रुकवा दिया है। डाक विभाग के अधिकारियों की मदद से अब पार्सल को खोलने पर उसमें 590 ग्राम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स बरामद की गई है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपने कई तरह के विज्ञापन देखे होंगे, कई स्लोगन सुने होंगे और कई तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दिल्ली से इसने तमाम विज्ञापनों को पीछे छोड़ दिया है और ये कारनामा कर दिखाया है एक ऑटो ड्राइवर ने, जिसने अपने ऑटो की छत पर ही एक छोटा सा बागीचा बना डाला है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में।
बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती धूप और पर्यावरण की बिगड़ती हालत। इसी के बीच देश और दुनिया में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देते हैं। पर भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर ने लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे लोग दंग रह गए। आपको बता दें कि दिल्ली में महेंद्र कुमार नाम के ऑटो ड्राइवर ने ऑटो की छत पर ही एक गार्डन तैयार कर दिया है। ये गार्डन अब चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि ये कोई ऐसा वैसा गार्डन नहीं है, बल्कि एक खास गार्डन है जिस पर कई तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। चिलचिलाती धूप में सवारियों को राहत देने के लिए इस ऑटो को दिल्ली में लोग मूविंग गार्डन भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऑटो ड्राइवर को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर ने चिलचिलाती धूप से खुद को और सवारियों को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा की छत पर ही ये गार्डन तैयार किया है। दिल्ली जैसे महानगरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर होने की वजह से टेम्परेचर 40 डिग्री से लगातार ऊपर चला जा रहा है। दोपहर में सफर करने वाले लोगों को इस वजह से काफी मुश्किलें आती हैं। तो वहीं ऑटो और रिक्शा में सफर करने वाले लोगों को लू के थपेड़े भी झेलने पड़ते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाला ये ऑटो रिक्शा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा है और राहत भी दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि महेंद्र कुमार ने ये छोटा सा गार्डन आखिर तैयार कैसे किया। महेंद्र ने अपने ऑटो की छत पर पहले प्लास्टिक की एक चटाई लगाई, उसके बाद जूट वाले कट्टे बिछा दिए, उस पर मिट्टी डालकर पौधे लगाए गए और ऑटो की छत पर बने इस गार्डन का उद्देश्य ऑटो के अंदर की हवा को ठंडा रखना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महेंद्र कुमार दिल्ली के तिमारपुर के गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं और महेंद्र के मूविंग ऑटो गार्डन में 25 तरह के फूल और सब्जियां रखे हैं। यहाँ तक कि महेंद्र कुमार ने अपने इस मूविंग गार्डन वाले ऑटो के अंदर एक पंखा भी लगाया है और ऑटो की छत पर फूल और सब्जियां उगते रहते हैं। इस बीच महेंद्र कुमार ने बताया कि उनके ऑटो में बैठने के लिए सवारी कभी कभी उन्हें अधिक किराया भी चुका देती है, और हो भी क्यों ना, ऐसी अनोखी सवारी आखिर कौन नहीं करना चाहेगा भला। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।